90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान योगी आदित्यनाथ की मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से एबीवीपी के कार्यक्रम में हुई थी और तब से योगी आदित्यनाथ और मठ का अटूट रिश्ता बनता गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति के तरीके को समझने के लिए नाथ संप्रदाय के इतिहास को भी जानना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में मच्छेंद्रनाथ नामक एक संत ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और उसके बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने पूरे देश में नाथ संप्रदाय को संगठित किया और उसके बाद इसका विस्तार होता गया। और इसी मठ में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से भी हुई थी। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ से मुलाकात का अजय पर गहरा असर हुआ। ,1989 में पहली मुलाकात हुई और फिर 1993 में अजय गोरखपुर आ गए। गोरक्ष पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के संपर्क में 1989 में आ गया था। तो 1989 से लेके 92 तक मेरा उनके पास आना जाना था। उसके बाद फिर 93 में मैं यहां आ गया था। गोरक्ष पीठ में 1994 की वसंत पंचमी को अजय की विधिवत दीक्षा हुई। अजय सिंह का नामकरण आदित्यनाथ के रूप में हुआ। इस बीच उनके पिता और परिवार के लोग उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन घर वापस नहीं लौटने और हिंदुत्व की रक्षा का जो संकल्प उठाया था उससे वो कभी पीछे नहीं हटे। मेरी दीक्षा बसंत पंचमी के दिन 1994 में हुई थी। 94 में बसंत पंचमी के दिन उन्होंने मुझे यहाँ पे योग की दीक्षा दी और इस संप्रदाय में दीक्षित किया। तो बसंत पंचमी की वह तिथि थी जब मैंने इस संप्रदाय में विधिवत दीक्षा लेकर के प्रवेश किया था। संन्यास लेने के 4 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने पंजूर की पहली यात्रा की। उन्हें सन्यासी जीवन का एक महत्वपूर्ण विधान पूरा करना था। वो था अपने माता पिता से सन्यासी के रूप में भिक्षा लेने का। पिता के द्वार पर जब योगी आदित्यनाथ भगवा रंग का कपड़ा पहने सन्यासी बनकर पहुंचे तो पिता बेटे को गौर से निहारने लगे। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो यहां रहने नहीं, भिक्षा लेने आए हैं। इसे सुनकर माता पिता दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। योगी के रूप में दीक्षित किए जाने के बाद महंत के कान में कुंडल पहनाया जाता है और इसके लिए गुरु स्वयं अपने शिष्य के कान छेदते हैं और उसमें किसी औजार की नहीं बल्कि एक नुकीली लकड़ी का सहारा लिया जाता है और शर्त यह होती है कि इस दौरान शिष्य की आंख से एक आंसू ना गिरे। अजय सिंह बिष्ट इस शिष्य की शर्त पर खरे उतरे, न सिर्फ एक योगी महंत के तौर पर बल्कि सियासत में अवैधनाथ की विरासत के तौर पर भी। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। योगी आदित्यनाथ का अपने गुरु के लिए पूर्ण समर्पण था। समाजवादी सरकार में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो गोरखपुर के वकीलों ने योगी के खिलाफ केस लड़ने से मना कर दिया। जब उनको गिरफ्तार करने के बाद कोई वकील उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं हुआ। जिला कारागार से जब योगी मठ लौटे तो गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। गुरु और शिष्य दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये कहानी आज भी लोगों को याद है। छूट कर प्रथम बार जब श्री गोरक्ष पीठ आते हैं और श्री गोरक्षनाथ जी का दर्शन करने के बाद अपने गुरुदेव के
चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, वह अद्भुत दृश्य देखने लायक है। क्योंकि गुरु के आंखों से अश्रु की धारा गिर रही है और चेला श्री योगी आदित्यनाथ उनके चरणों में पड़े हुए हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य हम सभी ने देखा है। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा महंत अवेद्यनाथ को अपना आराध्य और गुरुदेव माना। मैं हमेशा उनको अपना आराध्य मानता रहा हूँ। वो मेरे पूज्य गुरुदेव ही नहीं थे, बल्कि मेरे लिए सब कुछ थे, और आज भी मैं वही सम्मान, वही भाव उनको प्रति रखता हूँ। एक झगड़े से योगी आदित्यनाथ की एंट्री राजनीति में हुई थी। दरअसल गोरखपुर के गोलघर में कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने पहुंचे। यहां दुकानदार से उनका विवाद हो गया और दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाल ली, जिसके बाद छात्रों ने गुस्से में आकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन काफी उग्र हो गया, जिसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ 1994 में योगी बने, लेकिन सियासत में पहला कदम 4 साल बाद 1998 में रखा। 26 साल की उम्र में पहला चुनाव गोरखपुर से बतौर सांसद लड़ा और जीते। योगी की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। इसी के चलते योगी के सियासी दुर्ग को न तो मुलायम सिंह का समाजवाद भेद पाया और न ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई। योगी ने गोरखपुर को अभेद किला बना दिया। जब योगी जी वहाँ पर मठ में थे और युवा थे, तो उस वक्त देखते थे कि गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ठीक नहीं थे। उन दिनों गोरखपुर और उसके आसपास माफियाओं और अपराधियों का बड़ा बोलबाला था। तो ऐसे में वहाँ पर योगी जी के पास शिकायत आती थी, ये जाते थे, उनका निराकरण करते थे। तो धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, और वहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ। इस जीत के बाद योगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके राजनीतिक सफर ने रफ्तार पकड़ ली। योगी आदित्यनाथ 5 बार लगातार 2017 तक सांसद रहे। गोरखपुर की जनता उन्हें हर बार रिकॉर्ड वोटों से जिताती रही। श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र सारे भेदों को तिरोहित करते हुए राष्ट्र हित में जुटते हैं। यही कारण है कि गोरखपुर की जनता लगातार उनको सांसद चुनने में हमेशा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ी थी। योगी ने जब गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया, तो उन पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तहत चल रहे स्कूल, कॉलेजों और गोरक्ष पीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आ गई। इसके साथ ही उनके ऊपर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय और आमजन की पीड़ा का भी समाधान करने की जिम्मेदारी रही और फिर वो गोरखपुर में जनता दरबार लगाने लगे। गोरखपुर की सियासत में गोरक्ष पीठ का दखल सीधे तौर पर रहा है। वहीं गोरक्ष पीठ की तरफ से शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश भी लगातार जारी रही। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना साल 1932 में हुई। आज इसके 50 से ज्यादा स्कूल चलते हैं। एक संस्कृत विद्यालय गोरक्ष पीठ परिसर में ही मौजूद है, जिसमें खाना, शिक्षा सब मुफ्त है। गरीब परिवार के करीब 600 बच्चे स्कूल परिसर में ही रहते हैं। गोरक्ष पीठ में गायों के लिए गौशाला भी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ गायों की सेवा करते हैं। मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे,
लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 325 के लगभग सीटें इनको मिली। तो उस वक्त ये हुआ कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो सबसे पहला नाम था मनोज सिन्हा जी का, जिनके नाम पर लगातार 2 दिन तक चलता रहा कि वो होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बीच आरएसएस, जो कि मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उनका दखल हुआ और उन सब ने ये सोचा कि उत्तर प्रदेश में जब इतना बड़ा बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ से एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। और ख़ासतौर से योगी जी की जो छवि है वो प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदूवादी नेता की है। पैंतालीस की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक, माफियावाद से लेकर विकासवाद तक योगी सरकार कई बार सुर्खियों में रही। हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़े करके रखे। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन हुआ। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास ने सूबे में बीजेपी की सियासत को नई धार दी। अब बीजेपी के पास विरोधियों को बताने के लिए नए बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर की तस्वीर भी है और तारीख भी। कोविड की महामारी ने जब पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया, तब देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे में कोविड प्रबंधन पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ देश ही नहीं दुनिया में भी हुई। ऑस्ट्रेलिया के माननीय सांसद यहाँ तक कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ को समर्पित कर दिया जाए ताकि कोविड का प्रबंधन उत्तर प्रदेश की तरह से हो। बेजोड़ न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए, इवन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी कोविड प्रबंधन को सर आंखों पर लेकर सराहा है। योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ प्रदेश से निकलकर केंद्र तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने एक बार नहीं कई बार सीएम योगी के काम को सराहा। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जिंदगी की जद्दोजहद का कखरा योगी आदित्यनाथ ने दुर्गम पहाड़ों में सीखा और उसके बाद गंगा जमुना आंचल से होते हुए मैदानों में उसे आजमाया। वो संत बनकर लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और जन सेवक बनकर उनसे वोट भी मांगते हैं। उनकी बुलंद आवाज, बेदाग छवि और सख्त प्रशासनिक प्रणाली ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इतना ही नहीं, समय आने पर वो विरोधियों पर वार भी करते हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। यूपी में माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात हो या विपक्ष की गर्मी निकालने की, बयानों में योगी आदित्यनाथ के तेवर हमेशा कड़े रहे हैं। वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है।
मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखो हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 2022 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए मेहनत कर रही है और उसका चेहरा फिर से योगी आदित्यनाथ है। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। अब देखना होगा कि यूपी के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ फिर से विराजमान हो पाते हैं या नहीं।